हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें से प्रथम चरण को आज हम पढ़ेंगे 1885 से लेकर के 1915 तक के। ये सारे टॉपिक्स आज इसी में कवर रहेंगे जो एनसीईआरटी ओल्ड क्लास 9th से लेकर के एक मतलब कि क्लास 8th 9th और यहाँ पे सारे मतलब कि लिया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अर्थात ये एनसीईआरटी ओल्ड है और न्यू एनसीईआरटी सारा चीज़ें यहाँ पे कवर है। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण, इसके बाद हम द्वितीय और तृतीय चरण को पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर में आज हम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, जो बीपीएससी अगर बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंस है। 1 से लेकर के क्लास 5 तक के जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं अपने हित में दोस्तों के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तीव्रता से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। 1870-1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष गहरा हुआ, क्योंकि 1878 में पारित आर्म्स एक्ट, 1833 में पारित एल्बर्ट बिल ने भारतीय जनमानस में अंग्रेजों की शोषणात्मक प्रवृत्ति का सही आकलन प्रस्तुत किया। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसने ब्रिटिश सरकार तक भारतीय शिकायतें पहुंचाने के अतिरिक्त देश के प्रशासन में भारतीयों को भागीदार बनाने की मांग की सिफारिश की। भारतीय जनता के कल्याणार्थ भारत ब्रिटेन के ब्रिटिश अधिकारियों के पास अभिवेदनों को भेजने के लिए 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी उद्देश्य के लिए 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई और इन्होंने दोनों संस्थाओं इस बात की भी मांग की प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद मिलना चाहिए। तो 1852 में मद्रास में नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसके उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। आगे 1870 ईस्वी में स्थापित पूरी सार्वजनिक सभा, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, 1884 में स्थापित मद्रास महाजनसभा, 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि ऐसे संगठन थे जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व व्यापक स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। उपयुक्त सभी संगठन सरकार की आलोचना करने में अधिक प्रखर और भारतीयों के प्रति सरकार के द्वारा अपनाई गई भेदभाव और दमन की नीतियों के विरुद्ध थे। यद्यपि इन संगठनों की गतिविधियां अपने अपने प्रदेशों तक सीमित थीं, किंतु इनकी मांगें अखिल भारतीय स्वरूप की थी। 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिसंबर 1885 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया। इसी समय कुछ अन्य नेताओं ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जो मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। यही संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था, जिसमें भारतीय जनता की आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 30 दिसंबर 1885 में मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
कांग्रेस की स्थापना में भारत एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ये वो ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के प्रमुख बड़े नेताओं से सहयोग प्राप्त कर कांग्रेस की स्थापना की। मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित दिसंबर 1885 कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, KT तैलंग, फिरोज शाह मेहता, S सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू और दीनसा वाचा, GG आगरकर, MB राघवाचारी आदि। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने उसी दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। आगे हम समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था। कांग्रेस अपनी स्थापना उद्देश्य के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी, जिसने शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी व सरकार में भारतीयों की ऊंची पदों पर भागीदारी की मांग की। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के विरुद्ध चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था, क्योंकि उस समय महत्वपूर्ण पदों पर ब्रिटिश का ही नियंत्रण रहता था। और इसके अन्य उद्देश्य जाति, धर्म, प्रांत का भेद के बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, जनप्रिय क्षेत्रों का निरूपण तथा उन्हें सरकार के समक्ष रखना था। देश में जनमत को प्रशिक्षित संगठित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अनेक मिथक प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख है सेफ्टी वॉल सिद्धांत। सेफ्टी वॉल सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि ये ओ ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन एवं सलाह पर ही इस संगठन की स्थापना की, जिससे कि उस समय भारतीय जनता में पनपते असंतोष को विस्फोटक रूप लेने से रोका जा सके और असंतोष की समाप्ति हेतु संवैधानिक निकास या सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय थे। उन्होंने ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरबर्न के कथन को आधार बनाकर के सन वर्ष 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। कालांतर में वामपंथी RP दत्त, दक्षिणपंथी MS गोलवलकर, उदारवादी CF एंड्रयूस ने भी कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक दौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मई अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक दौर के बारे में समझते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के बाद प्रत्येक वर्ष दिसंबर में प्रायः भिन्न भिन्न स्थानों पर कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित होते रहे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 450 लोगों ने भाग लिया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ये कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के चतुर्थ सम्मेलन में कुल 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज जॉर्ज यूले ने किया था। तो जॉर्ज यूले ने ये चतुर्थ सम्मेलन किया था, जिसमें से 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कालांतर में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अन्य अंग्रेज थे विलियम बेंडरसन ने
1889 में, अल्फ्रेड वेब 1894 में और हेनरी जॉन कॉन्टन ने 1804 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वही 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित भी किया था। कब? 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। 1885 से 1905 तक की अवधि में कांग्रेस के कुछ अन्य अध्यक्ष थे: फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रहीमतुल्लाह सयानी, आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संपादित आंदोलन को कार्यक्रम एवं नीतियों के आधार पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण होगा हमारा उदारवादी चरण, जो 1885 से लेकर 1905 तक था। दूसरा होगा उग्रवादी चरण, जो 1905 से लेकर के 1919 तक होगा। हम यहाँ पढ़ेंगे उदारवादी चरण, जो 1885 से लेकर के 1905 तक के होगा। उदारवादी चरण, जिसका देखा जाए तो ये 1885 से लेकर के 1905 तक। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें नरमपंथी भी कहा जाता था। उदारवादी नेता कानून की सीमा में रह करके संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से शासन में सुधार की मांग का समर्थन करते थे। उदारवादियों का विश्वास था कि यदि जनमत को उभारा तथा संगठित किया जाए और प्रार्थना पात्रों, सभाओं और प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा अधिकारियों तक जनता की मांगों को पहुंचाया जाए, तो वे धीरे धीरे कर इन एक एक मांगों को पूरा करेंगे। उदारवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा और इस कानून के द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा चुन सकते थे, किंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। राष्ट्रवादी 1892 ईस्वी के कानून से पूर्णतया असंतुष्ट थे। उदारवादियों की प्रमुख मांगे एवं उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का विवरण निम्न है। उदारवादियों की प्रमुख मांगे। उदारवादी चरण में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने और सरकार तथा प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग की। उदारवादी चरण में कांग्रेस ने विधानसभाओं को अधिक अधिकार देने और इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करके विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग की। कांग्रेस ने यह मांग भी की कि जिन प्रांतों में विधानसभाएं नहीं हैं वहां इनकी स्थापना की जाए। इस चरण में कांग्रेस की ये मांग थी कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए और सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं भारत में भी होनी चाहिए। कांग्रेस ने भू राजस्व में कमी करने और भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की मांग की। कांग्रेस ने प्रशासन तथा सेना पर होने वाले भारी खर्च तथा भारतीय धन के विदेश जाने का विरोध किया और उदारवादियों की अन्य प्रमुख मांगे थी भाषण तथा बोलने की आज़ादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार हो। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सरकार को भारतीयों के कल्याण का कार्य करना चाहिए और ब्रिटेन के हितों के लिए भारतीय शोषण को समाप्त करना चाहिए। उदारवादियों का दृष्टिकोण। उदारवादी या नरमपंथी भारतीय समाज के उच्च वर्ग के थे। वे अंग्रेजी भाषा में शिक्षित थे। उनकी धारणा ये थी कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगी। उदारवादियों का दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। उनका ये मानना था कि सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर विचार कर उन पर सुधार का प्रयास करेगी।
इसके लिए उदारवादियों के द्वारा प्रस्ताव पास किए गए तथा प्रतिवेदन तैयार कर विचारार्थ सरकार के पास भेजे गए। भारतीयों का पक्ष सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में इस समिति ने 1890 ईस्वी में इंडिया नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करनी प्रारंभ की। भारतीय नेताओं ने इंग्लैंड के उन समाज सेवियों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जो भारत से सहानुभूति रखते थे। उन्हें ये आशा थी कि अनुनय विनय के इन तरीकों से भारतीय जनता धीरे धीरे वे अधिकार प्राप्त कर लेगी जो ब्रिटिश जनता को प्राप्त है और इस प्रकार भारत स्वतंत्र हो जाएगा। कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आरंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति कुछ सहानुभूति दर्शाई, किंतु जल्दी ही वे कांग्रेस के विरोधी हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों के कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई और कांग्रेस को राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी में एक सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यह जनता के बहुत सूक्ष्म भाग की प्रतिनिधि है और लॉर्ड कर्जन ने 1894 में वायसराय बनने के बाद कहा था कि कांग्रेस का महल जीर्ण शीर्ण हो रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य इच्छा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने 1894 में कहा था। भारतीय जनता की बढ़ती एकता अंग्रेजी शासन के लिए बड़ा खतरा है और यह महसूस करके अंग्रेज अधिकारियों ने बांटो और राज करो की नीति को लागू और उसे प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों ने भारतीय जनता को धार्मिक आधार पर बांटना शुरू किया। उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों के हितों को अलग अलग बताया तथा उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस की गतिविधियों से भाग लेने से रोकने लगे। राष्ट्रवाद का विकास रोकने के लिए अंग्रेजों ने जहां एक और छोटी छूटें प्रदान की, वहीं दूसरी ओर निर्मम दमन की नीति भी अपनाई। किंतु अधिकारियों का यह विरोध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को रोकने में असफल रहा। उग्रवादी चरण जो 1906 से लेकर 1919 तक था, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही भारतीय जनता में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। उदारवादियों के प्रयास का कोई अधिक सफल निष्कर्ष नहीं निकल सका था। औपनिवेशिक शोषण निरंतर जारी था अतः नरमपंथी धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोने लगे। ऐसी परिस्थिति में एक नए नेतृत्व का उद्भव हुआ जिनका व्यवहार अधिक संघर्षशील और अधिक उग्र राष्ट्रवादी भावना में विश्वास रखता था। इनकी मांगें अमूल परिवर्तनवादी थी और यह दल उग्रवादी या गर्मपंथी कहलाया। गर्मपंथियों ने नरमपंथियों के निवेदन की राजनीति की आलोचना की तथा निर्भरता, रचनात्मकता, स्वराज के लिए संघर्ष जैसे मुद्दों पर बल दिया। आंदोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तथा दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा ने नेतृत्व संभाला। उग्रवादी नेता में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय प्रमुख थे। उग्रवाद के उदय के कारण निम्न हैं। अंग्रेजी राज की प्रवृत्ति की समझ। आरंभिक काल के नेताओं ने आंकड़ों से ये सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज तथा उसकी नीतियां ही भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने प्रसिद्ध लेख पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन ब्रिटिश इंडिया में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए इनको भारत की दरिद्रता का मूल कारण बताया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दूसरे विख्यात आलोचक R.C. दत्त ने इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों का उजागर किया।
1892 ईस्वी का काउंसिल एक्ट भारतीय दृष्टिकोण से निराशाजनक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। 1868 ईस्वी के पश्चात एक आधुनिक जापान के उदय ने ये स्पष्ट कर दिया कि एक पिछड़ा हुआ एशियाई देश भी बिना किसी पश्चिमी सहायता के अपना विकास कर सकता है। 1896 ईस्वी में इथियोपिया के द्वारा इटली की पराजय तथा वर्ष 1905 में जापान के द्वारा रूस की पराजय ने यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ दिया। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की, जापान के क्रांतिकारी आंदोलनों तथा दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध ने भारतीयों को ये विश्वास दिला दिया कि यदि जनता एकजुट और बलिदान के लिए तैयार हो तो शक्तिशाली निरंकुश सरकारों को चुनौती दे सकती हैं। विचारकों का योगदान। 19वीं सदी के कुछ महान भारतीय विचारक एवं नेता जैसे स्वामी विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल आदि ने भी लोगों को उग्रवाद के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि दुनिया में अगर कोई पाप है तो वो निर्बलता है। निर्बलता का त्याग करो, और निर्मलता पाप है और निर्मलता मृत्यु है। उन्होंने कहा कि भारत की एकमात्र आशा भारत की जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टिकोण से मृतप्राय है। उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा संप्रदाय का अस्तित्व है। राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद का एक संप्रदाय देश में ही मौजूद था। इस संप्रदाय के प्रतिनिधि बंगाल में राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने अपने पत्र केसरी के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। सरकार की दमनकारी नीतियाँ। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव के आयोजन के साथ गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव का आरंभ किया। इसका उद्देश्य शिवाजी के माध्यम से नव युवकों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना था। तिलक ने 1896 से 97 में महाराष्ट्र में करना देने का आंदोलन भी चलाया। उन्होंने अकाल पीड़ित किसानों को मालगुजारी देने से भी मना कर दिया। जब सरकार के विरुद्ध घृणा और असंतोष भड़काने के आरोप में बाल गंगाधर तिलक को वर्ष 1897 में गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने सरकार से क्षमा मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें 18 माह की कैद की सज़ा हुई। 1897 में चापेकर बंधुओं को फांसी की सज़ा देने के बाद नाटू बंधुओं बलवंत राय, रामचंद्र नाटू तथा हरि रामचंद्र नाटू को बिना किसी ट्रायल के देश से बाहर जाने का आदेश दिया गया। 1898 में भारतीय दंड संहिता में 124 तथा 156 जैसे दमनकारी कानून तो जोड़े गए। वर्ष 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून अर्थात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया तथा इसी समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और सख्त कर दिया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया और तिलक के अतिरिक्त उग्रवादी राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय थे। प्रशिक्षित नेतृत्व। वर्ष 1905 तक भारत में ऐसे अनेक नेता थे जो पहले राजनीतिक आंदोलनों के मार्गदर्शन, राजनीतिक संघर्षों के नेतृत्व संबंधी बहुमूल्य अनुभव अर्जित कर चुके थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही कुछ भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और कार्यनीति वाले राष्ट्रवादियों के नए दल का कांग्रेस के अंदर ही उदय और विकास हुआ। कई कारणों से 19वीं सदी के अंत में यह दल, जिसे गरम दल कहा जाता है, विकसित हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लोकमान्य तिलक थे। इसके अतिरिक्त राजनारायण बोस,
अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चपलोड़कर, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेता इसका प्रतिनिधित्व करते थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक प्रशिक्षित टुकड़ी के बिना राष्ट्रीय कांग्रेस को एक उच्चतर राजनीतिक स्तर तक ले जाना बहुत कठिन होता। पद्धति एवं कार्य। उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भावुकता से भरपूर था। राष्ट्रवाद की इस प्रेरणादायक धारणा में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी आदर्शों का समावेश था। बाल गंगाधर तिलक ने इस बात का विरोध किया कि एक विदेशी सरकार जनता के निजी जीवन में हस्तक्षेप करे। उन्होंने 1891 ईस्वी के विवाह अधिनियम तक 1881 के प्रथम फैक्ट्री एक्ट का भी विरोध किया। अरविंद घोष ने इंद्रप्रकाश समाचार पत्र में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक निबंध में उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की। तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्र के माध्यम से उग्रवाद का प्रचार किया। स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था और उग्रवादी राजनीति आत्म सहायता, बहिष्कार तथा निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति पर आधारित थी। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किया। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हुआ और इस समय तक उग्र राष्ट्रवाद की परिस्थितियां विकसित हो चुकी थीं। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी कर बंगाल को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल एवं असम तथा दूसरे भाग में शेष बंगाल था। बंगाल विभाजन के संदर्भ में तर्क ये दिया गया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि प्रांतीय सरकार के द्वारा उसका प्रशासन चलाना असंभव था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बन जाता था। विभाजन के द्वारा अधिकारी बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। बंगाल विभाजन का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना था। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि नए प्रांतों में मुसलमानों का बहुमत होगा, इसीलिए इनके हित में होगा। अंग्रेजों का मानना था कि इस प्रकार वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। बंग भंग तथा विदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का प्रबल विरोध किया। उनका मानना था कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए हिंदी भाषा, बिहार उड़िया भाषी और उड़ीसा को बंगाली भाषा क्षेत्र से अलग किया जा सकता था, किंतु सरकार ने यह कदम राष्ट्रवाद को नष्ट करने के लिए उठाया। अतः बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन आरंभ हो गया। राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन को एक प्रशासनीय उपाय ही नहीं बल्कि इसे भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती स्वीकार किया। उन्होंने इसे बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया, और धार्मिक आधार पर इसलिए कि पूर्वी क्षेत्रों में हिंदू और पश्चिम क्षेत्रों में मुसलमानों का बहुमत था। बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ। आरंभ में इस आंदोलन के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार दत्त जैसे नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। विभाजन विरोधी आंदोलन। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ। उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ और आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन लोगों ने उपवास रखे, हड़तालें की तथा गंगा स्नान भी किया। विभाजन के समय ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था, जिसे सड़कों पर जुलूस में
शामिल थी। बाद में 1971 में बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत बंगाल का राष्ट्रगान बन गया। बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने के सुझाव पर यह दिन एकता और मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया गया। रक्षाबंधन के उत्सव का एक नए तरीके से उपयोग किया गया। बंगालियों एवं बंगाल के दो टुकड़े की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। स्वदेशी और बहिष्कार। बंगाल के नेताओं ने शीघ्र ही ये अनुभव किया कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से शासकों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। स्वदेशी के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं का उपयोग, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन से व्यापक सफलता मिली। स्वदेशी आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति पर दिया जाने वाला बल था। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य राष्ट्र की गरिमा, सम्मान तथा आत्मविश्वास की घोषणा से था, जबकि आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ देशी उद्योगों एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना था। आंदोलन के दौरान अनेक कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस के कारखाने, हैंडलूम उद्यम, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियां खुली। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने इसी समय प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना किया था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने संस्कृत के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणाम सामने आए तथा राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद और मुकुंद दास आदि ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की रचना की। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त सन 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज का आरंभ हुआ, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। विभिन्न वर्गों की भूमिकाएं। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के नवयुवकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग तथा प्रचार किया और विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना दिया। स्वदेशी आंदोलन की एक प्रमुख बात इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी और शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं ने जुलूस एवं प्रदर्शनों में भाग लिया। आंदोलन का दमन। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाया। वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जनसभाओं को सीमित कर दिया गया तथा प्रेस पर नियंत्रण हेतु कानून बनाए गए। स्वदेशी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें दीर्घकालिक जेल सजाएं दी गई। उन्हें तथा अनेक छात्रों को शारीरिक दंड दिए गए। अप्रैल 1906 में वारी साल में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में स्वयंसेवकों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया तथा सम्मेलन को भंग कर दिया। दिसंबर 1908 में बंगाल के नेताओं को देश से बाहर कर दिया गया, जिसमें बंगाल के प्रमुख नेता कृष्ण कुमार मिश्र तथा अश्विनी कुमार दत्त आदि भी थे। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल की सजा दी गई। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव को बंदी बनाया गया। आंदोलन के अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और अरविंद घोष तथा विपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने सक्रिय जीवन से संन्यास ले लिया। 1907 में सूरत विभाजन से कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ तथा यह समाज के सभी वर्गों को अपने अंदर समाहित नहीं कर सका। अंततः स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं रहा। मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डालने का सबसे बड़ा कारण बना।
आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों को एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा उसने मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। 1906 में सलीमुल्लाह खान आगा खान के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जबकि नवाब सलीमुल्लाह खान इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। कांग्रेस विभाजन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुए आंदोलन ने और स्वदेशी तथा बहिष्कार की आंदोलन के प्रसार ने कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित किया। गरम तथा नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन को समर्थन दिया गया, किंतु नरम दल गरम दल में मतभेद बने रहे। गरमपंथी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर देश में भी प्रसार तथा औपनिवेशिक सरकार के साथ किसी भी रूप में जुड़ने का बहिष्कार चाहते थे, जबकि नरमपंथी बहिष्कार को केवल बंगाल और विदेशी मालों तक सीमित रखना चाहते थे। कलकत्ता में वर्ष 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय भी नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। दोनों दलों में अध्यक्ष पद को लेकर के भी मतभेद थे, किंतु अंततः दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज्य है। वर्ष 1906 का अधिवेशन गरमपंथियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इनके प्रभाव से इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पास हुए। सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में नरम दल गरम दल में विभिन्न मुद्दों पर मतभेद सामने आए, जिससे गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया और यह कांग्रेस में हुई पहली फूट थी। कांग्रेस पर अब नरम दल वालों का पूर्ण अधिकार हो गया तथा गरम दल वाले कांग्रेस से अलग होकर कार्य करने लगे। 9 वर्ष के बाद सन 1916 में दोनों दलों का पुनः एकीकरण हुआ। गरमपंथियों तथा नरमपंथियों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति। सूरत अधिवेशन में हुए विभाजन से किसी भी दल को लाभ नहीं हुआ। नरमपंथियों का राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ियों से संपर्क टूट गया। ब्रिटिश सरकार को फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करने का अवसर मिल गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा नरमपंथियों को अपने पक्ष में कर लिया गया तथा गरमपंथियों के दमन की नीति अपनाई गई। नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त करने की भी घोषणा की गई तथा केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली लाई गई। दिल्ली दरबार। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी ने भी भाग लिया। दरबार की प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं। दरबार में भारतीय राजे रजवाड़ों ने भी भाग लिया और ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की। दिल्ली दरबार के अवसर पर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। एक तो वर्ष 1905 में किए गए बंगाल के विभाजन को रद्द किया, दूसरा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली दरबार या साम्राज्य दरबार एक राज्याभिषेक समारोह था जिसमें ब्रिटेन के राजा और रानी का राज्याभिषेक होता था। भारत में दरबार 1877, 1903, 1911 में आयोजित किया गया था। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। क्रांतिकारी आंदोलन। प्रथम चरण। अपीलों या जन आंदोलन के माध्यम से सुधारों तथा स्वराज्य के लिए संघर्ष करने वाले गरम दल और नरम दल के अतिरिक्त देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों के कुछ ऐसे समूह थे
जो ब्रिटिश शासन को बलपूर्वक समाप्त करने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन होते थे और वे अपने सदस्यों को गोला बारूद बनाने, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। इन संगठनों में अधिकांशतः ऐसे नौजवान शामिल थे जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति से कुद्र थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी संगठन महाराष्ट्र और बंगाल में अधिक सक्रिय थे। क्रांतिकारियों के दो प्रमुख संगठन थे, महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और बंगाल में अनुशीलन समिति। इनके सदस्यों ने बदनाम ब्रिटिश अफसर, पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, मुखबिरों, गवर्नरों, वायसरायों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की। किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर का जिला जज था, लेकिन गलती से 2 अंग्रेज महिलाएं, मिसेस कैनेडी तथा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस सन 1908। कलकत्ता के मणिकतल्ला गार्डन हाउस पर पुलिस ने छापा मारा और इस स्थान को क्रांतिकारी बम बनाने और हथियार चलाने का प्रयास करने के लिए उपयोग करते थे। इस छापे में अरविंद घोष एवं उनके भाई वीरेंद्र घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। इस केस को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस घटना में अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सभी राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास ले लिया तथा पांडिचेरी चले गए और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम स्थापित कर लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा की ओर भी कुछ घटनाएं हुई, जैसे ढाका के मजिस्ट्रेट तथा नासिक एवं तिरुनेलवेली के कलेक्टरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया। ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली में हार्डिंग के पहुंचने पर उस पर बम फेंका गया। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन। तो पढ़ेंगे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। भारतीय क्रांतिकारी विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय थे। उन्होंने लंदन, पेरिस, बर्लिन, उत्तरी अमेरिका एवं एशिया में अपने केंद्र स्थापित किए। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। भारत के बाहर कार्य करने वाले कुछ प्रमुख क्रांतिकारी थे: श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा, एम बकरतुल्ला, वी एस अय्यर, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, विनायक दामोदर सावरकर और उबैदुल्ला सिंधी और मानवेंद्र नाथ राय। ये क्रांतिकारी बाहर के कुछ क्रांतिकारी थे। बाघा जतिन जर्मनी से लाए गए थे। बाघा जतिन जो हैं ये जर्मनी से लाए गए हथियारों से विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, किंतु उन्हें मार दिया गया। इसी प्रकार 19 वर्षीय करतार सिंह सराभा को हथियार लाने के आरोप में फांसी दे दी गई। काबुल में भी एक क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार स्थापित की। राजा महेंद्र प्रताप उसके राष्ट्रपति और बकरतुल्ला प्रधानमंत्री बने। गदर आंदोलन। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत से भारतीय यूएसए तथा कनाडा में रहने लगे थे। यहाँ पर गोरे मजदूरों एवं उनके संगठनों के द्वारा भारतीयों के प्रवेश का विरोध किया गया। वर्ष 1908 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। प्रवासी भारतीयों के द्वारा अनेक पत्रिकाओं एवं संगठनों की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना, किमलाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था।
गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। काशीराम पंडित, करतार सिंह सराभा तथा रामचंद्र भी इस संगठन से जुड़े थे। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के अध्यक्ष थे और लाला लजपत राय सचिव तथा काशीराम पंडित इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। गदर पार्टी की प्रथम बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम से मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। रामचंद्र तथा बकरतुल्ला ने इसमें सहायता की। गदर पत्रिका। गदर पार्टी ने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। आरंभ में ये पत्रिका उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी में प्रकाशित होती थी। 1 नवंबर सन 1913 को गदर का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 नवंबर 1913 से ये गुरमुखी पंजाबी में भी प्रकाशित होने लगा। इस पत्रिका का एक अंक पाख्तो भाषा में भी प्रकाशित हुआ था और गदर पत्रिका के कारण ही इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। प्रथम महायुद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के भी उसमें शामिल होने की घोषणा कर दी। युद्ध के लिए भारतीय जनता एवं भारतीय संसाधनों का उपयोग किया जाने लगा। भारतीय सेना की संख्या बढ़ा करके 1.5 लाख कर दी गई। भारतीयों को बलपूर्वक सेना में भर्ती किया जाने लगा। युद्ध के दौरान मुसलमान बड़ी संख्या में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में शामिल हुए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद तुर्की के खलीफा का विरोधी था। अतः खिलाफत की रक्षा का प्रश्न मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। भारतीय राजनीति में सक्रिय विभिन्न विचारधाराओं के लोगों तथा रजवाड़ों ने इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। वर्ष 1916 में चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय बनकर के आए और उन्होंने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासन की स्थापना करना है। प्रथम विश्व युद्ध काल में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए। प्रत्येक अधिवेशन में इस साम्राज्यवादी युद्ध का पूर्ण समर्थन किया गया। गांधी जी एवं लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेता भी ब्रिटिश सरकार को साम्राज्यवाद युद्ध में समर्थन देने के पक्ष में हो गए। गांधी जी ने सरकार की युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया। युद्ध के दिनों में महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहने लगे थे। क्रांतिकारी नेताओं का प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में एक भिन्न विचार था। उन्होंने युद्ध को एक अवसर के रूप में देखा तथा देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। अतिरिक्त तथ्य में जानेंगे तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की घटनाएं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में वर्ष 1905 में इंडिया हाउस नाम के एक केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन का बाह्य प्रसार करना था। मैडम कामा ने फ्रांसीसी समाजवादियों के संपर्क से वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन किया। 1913 में सैन फ्रांसिस्को शहर में सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर आंदोलन की शुरुआत की गई। लाला हरदयाल इसके अन्य प्रमुख नेता थे। बाघ जतेंद्र, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में इन कारकों का भी योगदान रहा, जिसे हस्तक्षेप की नीति एवं गैर औद्योगिकरण की प्रक्रिया का भारतीयों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, भूमि को बिक्री योग्य संपत्ति के रूप में चिन्हित करना तथा कृषि की व्यवसायीकरण और नस्लीय भेदभाव, ब्रिटिशों के द्वारा नस्लीय भेदभाव की नीति का पालन किया जाना। स्वदेशी का तात्पर्य अपने देश में निर्मित। स्वदेशी के विचार के उद्भव का मार्ग लोकप्रियता महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1872 में दी गई श्रृंखलाबद्ध व्याख्यान से बढ़ी। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार स्वदेशी आंदोलन न केवल उद्योगों की उन्नति से संबंधित है, बल्कि वह राष्ट्र के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु भी है। उदारवादी एवं उग्रवादी दोनों ने ही आंदोलन में शिक्षाविदों की भूमिका को
स्वीकारा, उन्होंने प्रेस सहित विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि हेतु दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्र गिरफ्तार एवं वॉइस ऑफ इंडिया नामक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन भी किया। तो इसी के साथ जो आज का इसी के साथ क्या है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो प्रथम चरण था ये समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इसका द्वितीय चरण को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजा लें, क्योंकि ये सारे चरण हम पहला चरण ख़त्म हो द्वितीय और इस द्वितीय पढ़ने के बाद तृतीय चरण भी पढ़ना है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजा लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हित में दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।